अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स के यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था और आज हम स्टडी करने लगे हैं यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस की जाती है फ्रॉम द डीएनए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट के इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए, और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। यूकेरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज मौजूद होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम है। ठीक है, 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज यूकेरियोट्स में मौजूद होते हैं। नंबर 1 इज दी आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन इज दी आरएनए पॉलीमरेज 3। इन तीनों के फंक्शंस मैंने आगे मेंशन किए हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है, ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए की 4 टाइप्स होती हैं यूकेरियोट्स में। 18S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए एंड 28S राइबोसोमल आरएनए। इन तीनों राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज 1। और जो 4th टाइप है राइबोसोमल आरएनए की, दैट इज़ दी 5S राइबोसोमल आरएनए, इसको कौन सिंथेसाइज करता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करता है। अब चलते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज 2 की तरफ। ये आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करता है, और इसके साथ साथ mRNA और siRNA की भी सिंथेसिस करता है। mRNA और siRNA क्या होते हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करते हैं? ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है? 5S राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस भी करवाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करना है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ देखिए, मैसेंजर आरएनए कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या कर रहा है? मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? डिटेल से स्टडी करेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 को। आरएनए पॉलीमरेज 2 को एक्सटेंसिवली स्टडी किया जाता है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है टाटा डबल ए सीक्वेंस को एट -30 पोजीशन इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में प्रोमोटर की जो -30 पोजीशन है उसमें क्या करता है? टाटा डबल ए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। टाटा डबल ए सीक्वेंस को यूकेरियोट्स में टाटा बॉक्स भी कहते हैं। जिस तरह हमने स्टडी किया था कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके 6 सब यूनिट होते हैं, इसी तरह यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है उसके भी कुछ सब यूनिट होते हैं। RBP1 दैट इज़ दी आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट 1, आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट 2, आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट 3 एंड आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट 11। आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट 4 से आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट 10 तक जो है वो मिसिंग है, उनको अभी स्टडी नहीं किया गया। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, जिस तरह हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सब यूनिट कौन से हैं, आरएनए पॉलीमरेज के जो सब यूनिट थे 6 सब यूनिट, वो कौन कौन से थे? दैट आर दी 2 अल्फा, 1 बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट 1 है यूकेरियोट का, वो सिमिलर है टू दी बीटा सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट के। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट 2 वो सिमिलर है टू दी बीटा डैश ऑफ प्रोकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट 3 and RNA polymerase subunit 11 are similar to the alpha subunit of the prokaryotes। अब जिस तरह हमने यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि क्या था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाते थे, इसी तरह क्या है यूकेरियोट्स के अंदर भी क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के जो कि इनिशिएशन करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। चलते हैं और देखते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दैट इज़ दी TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती हैं प्रोमोटर पर टाटा बॉक्स को, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, मेन तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ दी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और इसके अलावा जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी स्टडी अब हम करते हैं। सबसे पहला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर है दैट इज़ दी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2A। यहाँ पर हमने 2 का इस्तेमाल किया है हर फैक्टर के साथ। ये रिप्रेजेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F,
2F और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, ये फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोट्स की। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A to H तक तमाम फैक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें क्या है, C और G जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जब आपने इसको याद करना है तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, फ्रॉम A to H, और इसमें C और G को आपने निकाल देना है। ठीक है, अब इनके फंक्शंस आगे मैंने लिखे हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स से इनके फंक्शंस याद हो जाते हैं दैट इज़ ए वेल एंड गुड, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इनके फंक्शंस याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है तो उनको क्या करें, कम से कम जो है वो लोग इनके नाम ज़रूर याद करें। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, इनके नाम ज़रूर वो याद करें, और जिनसे फंक्शन याद हो सकते हैं वो फंक्शंस भी याद कर सकते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A है और ट्रांसक्रिप्शन जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है इसके साथ मिलकर क्या करता है, प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है वो टाटा बॉक्स को प्रोमोटर पे रिकॉग्नाइज कर लेती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। फिर क्या होता है कि जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है ये प्रोमोटर के साथ अटैच होती है। सबसे पहले जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का है प्रोमोटर के साथ, और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच होता है, डैट इज़ दी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A जो है वो इसके साथ अटैच होता है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B की तरफ। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, बुलाने का काम करता है RNA पॉलीमरेज 2 को प्रोमोटर पर। RNA पॉलीमरेज 2 को प्रोमोटर पर बुलाने का काम कौन करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है वो एक्टिव होता है एट दी टाटा लेस प्रोमोटर। यूकैरियोटिक जीन में बहुत से यूकैरियोट्स में बहुत से ऐसे जीन्स होते हैं जिनके प्रोमोटर के पास टाटा जो सीक्वेंस होता है वो नहीं होता। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D होता है वो एक्टिव होता है टाटा लेस प्रोमोटर पर, यानी ऐसे प्रोमोटर जिनके पास टाटा सीक्वेंस नहीं है तो उनके पास जाके ये क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि वो ऐसा कौन सा प्रोमोटर है जो कि टाटा लेस प्रोमोटर पे जाके एक्टिव होता है, तो दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। उसके बाद चलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2E की तरफ। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E क्या करता है, ये बुलाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H को। ठीक है, यहाँ पर ये H है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, E जो है वो H को बुलाता है, और H क्या करता है, हेलिकेज एक्टिविटी करता है, यानी DNA को क्या करता है, अनवाइंड करता है। जो DNA को अनवाइंड करता है वो कौन सा फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। अब चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F की तरफ। तो ये क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है RNA पॉलीमरेज 2 के साथ। तो RNA पॉलीमरेज 2 के साथ क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है। अब यहाँ पर देखें कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ये प्रोमोटर के साथ बाइंड करेंगी, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका होगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का होगा प्रोमोटर के साथ। फिर क्या होगा कि जो RNA जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B होगा वो क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज 2 को प्रोमोटर की साइड पे बुलाएगा, और क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज 2 के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E आएगा जो कि बुलाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H को कि वो अनवाइंड करे DNA को। तो ये थे तमाम के तमाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अब हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की तरफ। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को मैंने फ्लो चार्ट की तरह लिखा है ताकि आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लें। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की तरह यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के भी 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 इज इनिशिएशन, सेकंड 1 इज इलोंगेशन एंड द थर्ड 1 इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन की तरफ सबसे पहले चलते हैं। क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेंगे, RNA पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट पे लेके आएंगे, और जब वो प्रोमोटर साइट पे आ जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। जब ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा तो क्या होगा कि जो CTD होगी उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। CTD क्या है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है। आपको पता है किसी भी प्रोटीन के 2 डोमेन होते हैं, एक होता है कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन और दूसरा होता है अमाइनो टर्मिनल डोमेन। और आप यहाँ पर बात हो रही है RNA पॉलीमरेज 2 की। तो RNA पॉलीमरेज 2 क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो क्या होगा कि इसकी जो RNA पॉलीमरेज 2 है उसकी कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा कि जो RNA पॉलीमरेज होगा वो प्रोमोटर से एस्केप कर जाएगा। मैं आपको फिगर की ज़रिए से ये समझाती हूँ।
ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है कि डीएनए का ये डबल हेलिक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज आया। जब आरएनए पॉलीमरेज 2 आता है तो क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शनल बबल बनता है। एक होती है इसकी टेम्पलेट स्टैंड होता है, जो कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है, और दूसरा स्टैंड होता है डेट इज़ द कोडिंग स्टैंड, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल नहीं होता। जो क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जब प्रोमोटेड रीजन को एस्केप करके आगे मूव करेगा तो आगे आगे जाता जाता ये क्या करता जाएगा कि जो डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं दोनों, उनको अलहदा करता जाएगा, सेपरेट करता जाएगा। तो ये है हमारा इनिशिएशन का स्टेप। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इलोंगेशन की तरफ, के इलोंगेशन में क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन की जो इलोंगेशन है वो जब स्टार्ट होती है, क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाया जाता है, ठीक है। जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं मैसेंजर आरएनए में, वो ऐड करवाए जाते हैं। तो क्या होता है उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H हैं, ये क्या करेंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या, इन दोनों का रोल यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E जो है वो बुलाने का काम करता था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H को, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H क्या करता था, अनवाइंड करता था डीएनए को। क्या होता था फिर, जब डीएनए के स्ट्रैंड्स को ये अनवाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता था। तो क्या होता है कि जब इन दोनों का रोल ख़त्म हो जाता है तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, और फिर स्टेप आ जाता है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन तब होती है जब CTD यानी कार्बोक्सी टर्मिनल जो डोमेन होती है आरएनए पॉलीमरेज 2 की, वो उसकी क्या होती है, डीफॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। और टर्मिनेशन तब होती है जब पोली ए सिग्नल्स, जो पोली ए सिग्नल्स हैं वो इशारा देते हैं कि अब जो है वो जो टर्मिनेशन होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो रुक जाना चाहिए। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।